कभी सोचा है कि मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले ये सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून आखिर बने कैसे? इनकी कहानी क्या है? तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं कि कैसे एक भयानक विश्व युद्ध की राख से आज के मानवाधिकार कानूनों का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1945 से पहले की दुनिया ना बहुत अलग थी। एक नियम था जो सबसे ऊपर था, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इसका मतलब सीधा सा था, एक सरकार अपने देश के अंदर जो चाहे कर सकती थी और बाहर की दुनिया उसमें कोई दखल नहीं दे सकती थी। मतलब लोगों को उनकी अपनी ही सरकारों से बचाने के लिए कोई इंटरनेशनल सिस्टम था ही नहीं। जो भी हो रहा है वो देश का अंदरूनी मामला है बस। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भयानक अत्याचार हुए, उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंसानियत की हिफाजत किसी एक देश की सरहद तक सीमित नहीं रह सकती। इस सोच ने एक भूचाल ला दिया और इतिहास में पहली बार ह्यूमन राइट्स एक घरेलू मामले से बढ़कर एक ग्लोबल, एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। तो इस नई सोच के साथ दुनिया ने पहला कदम उठाया। ये साफ हो चुका था कि भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने के लिए एक बिल्कुल नई बुनियाद रखनी होगी। और वो बुनियाद थी 1945 का यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये सिर्फ एक और समझौता नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसी दस्तावेज ने पहली बार मानवाधिकारों को एक देश के निजी मामले से निकालकर एक सार्वजनिक, एक वैश्विक जिम्मेदारी बना दिया। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई, पर अगला बड़ा कदम था सभी देशों और सभी लोगों के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाना। एक ऐसा दस्तावेज जो ये बताए कि भाई ये मानवाधिकार आखिर है क्या। और इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर का। इसे अक्सर मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो बताता है कि ये कितना ऐतिहासिक और ज़रूरी दस्तावेज है। और देखिए, यूडीएचआर की सबसे कमाल की बात ये थी कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें सिर्फ जीने की आज़ादी या बोलने की आज़ादी जैसे अधिकार ही नहीं थे, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और काम का अधिकार जैसे आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी शामिल थे। मतलब इंसान होने के नाते हर पहलू को सुरक्षा दी गई। तो शुरुआती सालों में तरक्की बहुत तेजी से हुई, लेकिन यूडीएचआर एक बहुत शक्तिशाली विचार तो था, पर यह कानूनी तौर पर किसी देश को बांधा नहीं था। तो अगली चुनौती थी इस महान विचार को एक ऐसे कानून में बदलना जिसे लागू किया जा सके। तो सवाल ये था कि यूडीएचआर के इस नैतिक ब्लूप्रिंट को असली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों में कैसे बदला जाए। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी। यूडीएचआर के सिद्धांतों को कानूनी जामा पहनाने के लिए दो मुख्य समझौते बनाए गए। एक आईसीसीपीआर, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, और दूसरा आईसीईएससीआर, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात करता है। इन तीनों को यानी यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर को एक साथ मिलाकर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ये आज के मानवाधिकार कानून की नींव है। और इसके बाद तो जैसे एक लहर सी आ गई। मानवाधिकार आंदोलन ने जोर पकड़ा और दुनिया भर में खास तरह के उल्लंघनों को रोकने और खास समूहों की सुरक्षा के लिए नई नई संधियों की एक बाढ़ सी आ गई। नरसंहार के खिलाफ कानून, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों पर, बच्चों के अधिकारों पर, टॉर्चर के खिलाफ, इन संधियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे को बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया। ठीक है, कानून तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही था, इन्हें लागू कौन कराएगा? अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे जवाबदेह कैसे ठहराया जाएगा? देखिए, जवाबदेही का ये सिस्टम भी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप विकसित हुआ। पहले न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए, जिसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। फिर 90 के दशक में यूगोस्लाविया और रवांडा के लिए खास अदालतें बनी और आखिर में 1998 में एक परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई। और हाँ, इस ग्लोबल सिस्टम के साथ साथ यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में शक्तिशाली रीजनल कोर्ट्स भी बनाए गए। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये इंसाफ को लोगों के और करीब ले आते हैं, जिससे लोगों के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है। तो ये कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। आइए अब देखते हैं कि ये पूरा कानूनी ढांचा आज कैसे काम कर रहा है और वक्त के साथ कैसे बदल रहा है।
आज की तारीख में 2006 में बनी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल दुनिया की सेंट्रल मॉनिटरिंग बॉडी है। ये एक तरह से ग्लोबल वॉचडॉग का काम करती है। यूनिवर्सल रिव्यू, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स और जांच के जरिए ये पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। और ये सिस्टम रुका हुआ नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है। आज 21वीं सदी की नई चुनौतियों से निपटने के लिए मानवाधिकारों के सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, चाहे वो एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार हो, हमारी डिजिटल प्राइवेसी हो, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके एक्शन के लिए जवाबदेह ठहराना हो। आखिर में एक बहुत ही पावरफुल कानूनी कॉन्सेप्ट है जिसे जस कॉजेंस कहते हैं। इन्हें आप दुनिया के अटूट नियम समझ सकते हैं। मतलब कुछ मानवाधिकार इतने बुनियादी हैं कि कोई भी देश किसी भी हाल में उन्हें तोड़ नहीं सकता। जैसे नरसंहार, गुलामी और टॉर्चर पर पाबंदी, ये ऐसे ही अटूट नियम हैं। तो हमने देखा कि कैसे दुनिया ने मिलकर एक ऐसा वैश्विक सुरक्षा कवच बनाया जो कुछ दशक पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिस्टम पिछली सदी की चुनौतियों का जवाब देने के लिए बनाया गया था। अब सवाल ये है कि आने वाली सदी की नई और उलझी हुई चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ती असमानता का सामना करने के लिए इस सिस्टम को कैसे बदलना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।